नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे मैंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था आपका CVT PG 2024 का PYQs के ऊपर विथ कॉन्सेप्ट और उसके आसपास क्या और क्वेश्चन पूछ सकता है, जब PYQs कैसे करना चाहिए आपको, तो उसके बारे में वीडियो बना रहे हैं हम लोग। और ऑलरेडी दो वीडियो बना दिया हूँ, अगर नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं अपना मास्टर्स जो है JNU से किया था और अभी PhD कर रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक गाइड कर चुका हूँ। 6 साल का मेरा उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोल सकते हैं आप। और अलग से हम लोग बायोस्कॉलर में बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं CVT कैट CS और नेट के लिए। शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर टेक्निक से रिलेटेड है। तो बहुत सारे बच्चे का ये पार्ट जो है वीक होता है, जानबूझ के एग्जामिनर जो है ऐसे इस तरह का टेक्निक का नाम लिया जाता है जो आप हो सकता है कभी पढ़े नहीं, और उसके बेसिस में क्वेश्चन को दे देगा, फिर आप नहीं कर पाइएगा भले आपको एक दो टेक्निक पता। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो ईस्ट टू हाइब्रिड के बारे में पता होता है कि प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन है। उसके अलावा आपका बहुत सारा प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन टेक्निक भी होता है। जैसे क्या क्या होता है, BLI होता है, SPR होता है, पुल डाउन ऐसे होता है। ये सब टेक्निक के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। ये प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है। उसके अलावा फ्राइड भी होता है। ये टेक्निक्स जो है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थोड़ा मतलब एक दो लाइन से पढ़ लीजिएगा ब्रीफली, ChatGPT नहीं तो गूगल में सर्च करके, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है एग्जैक्टली। सेज अगर थोड़ा भी आपको मतलब ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के अगर बारे में पढ़े तो आपको पता होगा सेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्टोम एनालिसिस के लिए होता है। तो D का आपका 4 होगा, B का आपका 1 होगा। तो आप अगर ये दो आंसर आपको पता चला, क्या हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, करेक्ट पूछा है। ठीक, तो D बोला है 1, तो D1 कहाँ है, D4 सॉरी, D का 4, तो D4 कहाँ है, D4 एक ही जगह है देखिए। तो एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे चीज़ें पूछते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सेज के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है, और उसी के बेसिस में चीज़ों को मतलब क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह का चीज़ें हो सकता है, इस बार पूछा है, नेक्स्ट टाइम फिर से पूछ सकता है। और मैं जब गेट बी और गेट CSI नेट ICM और DBT क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ बच्चे लोगों को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्सेप्ट है, जो थीम है, वो मतलब सेम होता है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए मैं चार्ट इसको मर्ज कर दिया हूँ इस क्वेश्चन के साथ कि क्या क्या टेक्निक है, उसका क्या क्या फंक्शन है। इसको आपको बस रट्टाफिकेशन करना है, याद करना है, काम बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आपका एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। एनिमल फिजियोलॉजी से क्या क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट जो नेफ्रॉन का, जैसे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं, तो लूप ऑफ हेनली होता है, फिर आपका डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इस अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ रीअब्सॉर्प्शन होता है। मतलब जो ब्लड आता है, वो ब्लड का जो आपका लिक्विड पार्ट होता है, जिसको आप लोग सीरम बोलते हैं, उसमें से जो लेस देन 40 kDa का प्रोटीन होता है वो फिल्टर होकर अंदर ट्यूबवेल में चला जाता है। और चला गया तो सब तो यूरिन में नहीं जाएगा, और जाएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा आपको, तो वो फिर से रीअब्जॉर्ब होता है ट्यूबवेल से, और वही चीज़ एक्सक्रीट आउट होता है जिसका बॉडी को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या चीज़ें पता होना चाहिए, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कि फिल्ट्रेशन जो है कौन कौन सा चीज़ होता है। उसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में क्या क्या रीअब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद आपका लूप ऑफ हेनली जो है, बोला है कि सम वाटर एंड सम सॉल्ट। ठीक है, लेकिन ये सॉल्ट जो है एक्टिवली होता है, मतलब आपका ATP को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो ये आपका यहाँ पर जो है रीजन है थिक एसिड एनेबलिंग, यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। और कहाँ का क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के, क्योंकि PYQs करना मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को राइट किया भाग गए, गलती हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसी थीम पे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेगा और आप कर नहीं पाइएगा, आपको रिग्रेट फील होगा। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर एक तरह का सेल्स होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल सेल। और आप सुने होंगे एड्रिनल ग्लैंड होता है आपका किडनी के ऊपर, ऐसे एकदम सेपेड आपका, वहाँ पर आपका एक तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन आके यहाँ पर एक्ट करता है प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर, और वो प्रिंसिपल सेल्स क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। और इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो उसका मेन काम होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, तो D का जो है 3 होगा। ठीक, D का तो 3 कर दिया मैंने। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है, तो C का आपका 1 हो गया। तो कहाँ C1 है और D3 है, देखते हैं। तो C1 यहाँ पर है और C1 यहाँ पर है, और D3 कहाँ है, D3 ऊपर में है। तो आंसर बाबू ये होगा, बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि नेफ्रॉन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी बच्चे अगर पूरा एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, बोलते स्किप कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताते रहूँगा, आप वीडियो देखते रहिए। और जो PDF आप यहाँ पर देख रहे हैं वो PDF भी मैं अटैच कर दूंगा बायोस्कॉलर का प्लेटफॉर्म में। ठीक है, बायोस्कॉलर का जो ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर
अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो ऐसे आपको रिवाइज करना है। अब एक आपका क्लासिकल जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जूलॉजी का पेपर है। पहले आपका बीएच, मोस्ट ऑफ द बच्चे को बीएचयू जाना होता है जूलॉजी कोर्स के लिए, वो सबसे अच्छा होता है। ठीक, पहले क्या होता था, बीएचयू पेट होता था, बीएचयू पेट होता था, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता था। लेकिन वो क्या किया, बीएचयू को आप सब जितना भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको सीयूईटी के अंदर ला लिया। अब सीयूईटी पीजी जो है वहाँ पर एक पेपर होता है एससीक्यू आपका 28 आई थिंक, तो उस पेपर के अंदर आपका बीएचयू में जा सकते हैं। एक होता है लाइफ साइंस, उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्लासिकल जूलॉजी और आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पर पूछ लिया कि अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइला अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बोल रहा है, क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले पॉरीफेरा होता है, फिर निडरिया होता है, फिर आपका प्लाटीहेल्मिन्थेस, फिर निमाटोहेल्मिन्थेस, उसके बाद आपका धीरे धीरे जाएगा और फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा ऐसे जाता है, फिर कोडाटा आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप बहुत सारे बच्चे कॉमन नेम, मैं एक नोट शेयर किया था बच्चे लोगों के साथ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगा। जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसका कॉमन नेम का मैं एक चार्ट बनाया हूँ पूरा, अराउंड 50, 60, 100 के आसपास होगा वो 9 नेम्स के। अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पर आपको मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल कौन सा ग्रुप में आता है, कौन सा फाइलम में आता है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो है एनिलिडा में आता है, नेरिस। धीरे धीरे सीखते हैं। स्कोलोपेंड्रा आपको पता होगा आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, उसके अलावा यूप्लेक्टिला, डेंडेलियम और ये सब कहाँ आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा, अगर आपको पता हो कॉमन नेम तो आप कर लीजिएगा। उसके अलावा भी मैं चिपका के तो रखा हूँ आपके लोगों के लिए। कहाँ गया, हटाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपेक्टिला जो है पॉरीफेरा में आता है। तो पहले तो पॉरीफेरा आएगा। यूपेक्टिला कितना नंबर में है, डी, तो पहले डी आएगा। मैं डी 2 ऑप्शन में है। उसके बाद अगर आपको ध्यान देना है तो कहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि पॉरीफेरा का बाद क्या है। पॉरीफेरा का बाद देखिए फाइसेलिया है। फाइसेलिया मतलब फाइसेलिया निडरिया के अंदर आता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होता है, पॉरीफेरा में होता है। तो आपको ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं पॉरीफेरा को, और निडरिया को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको क्या होगा, पहले यूप्लेक्टिला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइसेलिया आ जाएगा। फाइसेलिया ई नंबर में, दोनों में ई दे दिया है। उसके बाद बोला है कि बी और सी में कन्फ्यूजन किया आपको। तो बी और सी में, बी आपको पता है कि एनिलिडा है, और सी मतलब डेंडेलियम, ये मोलास्क में आता है। एकदम एक रॉड की तरह सेपेड होता है। आप चेक कीजिएगा, मेरे डायग्राम देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद सी आएगा, तो ऑप्शन ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आपको कॉमन नेम अगर पता होगा, क्योंकि पहले जब बीओचयू का एग्जाम होता था तब भी ये पूछा जाता था, और क्वेश्चन तब बहुत ज़्यादा टफ होता था। कॉम्परेटिव एनाटॉमी से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी तो फिर भी ईजी कर दिया गया। ये क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है, एम्फीबियन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो भाई इसके लिए आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी थोड़ा पता होना चाहिए कि जब स्पर्म एंट्री करता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में देखिएगा, ये पॉइंट ऑफ स्पर्म है, एंट्री है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर क्या होता है कि कॉर्टिकल रोटेशन होता है ऐसे करके, और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री रोटेशन होता है कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म। मतलब क्या होता है, जैसे ये सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके नीचे जो ये साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री आफ्टर स्पर्म एंट्री, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रोटेशन। और उसके कारण यहाँ पर ग्रे किसेंट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, या बोल सकते हैं न्यूक्लियस सेंटर यहाँ पर बनता है। यहाँ से सब कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एम्फीबियन डेवलपमेंट से, तो देन आप ये क्वेश्चन कर पाइएगा कि पहले क्या होता है। तो पहले यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि पहले स्पर्म एंट्री करेगा, फिर जाके क्लीवेज होगा ना, कि जैसे ये सेल है, वो सेल 2 सेल तभी बनेगा। अब डिवीजन हो रहा है तो उसको क्लीवेज बोलते हैं। तो डिवीजन कब होगा, जब स्पर्म एंट्री लेगा तो पहले स्पर्म एंट्री होगा, स्पर्म एंट्री होने के बाद कॉर्टिकल रोटेशन होगा। तो बी नंबर ऑप्शन पहले बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्लीवेज होना स्टार्ट होगा। तो उसके बाद ए होगा, फिर आपका सी होगा, मिड ब्लास्टुला मतलब ब्लास्टुला बनता है। आपको पता होगा क्लीवेज होने का पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर ग्रेस्टुला होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। ये 3 चीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है, इसलिए मैं डायग्राम गिलबर्ट से उठा के दे दिया हूँ। ये गिलबर्ट का बुक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हॉर्स इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। आप जूलॉजी का पेपर दीजिएगा तो इवोल्यूशन, इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, इकोनॉमिक जूलॉजी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप देखिए यहाँ पर बोला है अरेंज करो इसको, फॉलोइंग द इवोल्यूशनरी इवेंट हिस्ट्री ऑफ हॉर्स इवोल्यूशन क्रोनोलॉजिकली। आप कैसे करना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर तरफ, मतलब पहले क्या था अभी क्या हुआ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब क्या होगा इसके बारे में पूछिए। देखिए, इसलिए मैं डायग्राम चिपका कर रखा हूँ। ये आपको पूरा टिप्स में होना चाहिए, आपका फिंगर टिप्स में। ठीक है, कैसे, वैसे आपका एग्जामिनर कितना देखिए साथी रहे, आपको यो हिप्पस बोलता तो आप लिख दीजिए, कर देते आंसर, बट यो हिप्पस नहीं बोला।
हायराकोथेरियम बोला है, लेकिन यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत है, तो कोई बात नहीं, आपको जो प्रोबेबल दिखेगा वो करिएगा। तो पहले तो सी आएगा, सी जो जगह में है। उसके बाद बोला है ओरोहिप्पस, ओरोहिप्पस आता है, तो ओरोहिप्पस उसके बाद हुआ, इवोल्यूशनरी ट्री है ये, ठीक है, ओरोहिप्पस। उसके बाद बी हुआ, तो बी दोनों जगह में दे दिया, देखिए कितना साथी है, आपको पता है गलती नहीं करने के लिए आपको सब कुछ उसका ही ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा, ओरोहिप्पस जब भी हो गया, उसके बाद एपीहिप्पस, मेसोहिप्पस, मियोहिप्पस। क्या मियोहिप्पस है? मियोहिप्पस है। उसके बाद मेरिचिप्पस आता है, देखिए यहाँ पर, तो आपको पता चल गया ना कौन सा होगा। इसके बाद देखिए मियोहिप्पस एंड डी हो गया आपका मेरिचिप्पस, तो ये आपका आंसर होगा, और ये आपका पूरा होना चाहिए। इस बार ये क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट टाइम टो से कुछ लिखा कि कितना बोन्स होता है आपका हॉर्स में, हाइट क्या होता है ये पूछेगा। सबसे आपका जो मतलब मॉडर्न हॉर्स होते हैं, उस मॉडर्न हॉर्स किसको कहा जाता है, तो इक्वास को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है आपको योसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, आपका जो एज है, जो युग था जिसको हिंदी में बोलते हैं युग, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये जितना भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक मोर ई बुक था जो मोस्ट ऑफ द बच्चे लास्ट टाइम भी पढ़ा है और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में गया था। ये 3 ई बुक किया हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स मार्केट में होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। ये बुक में आप बोलते हैं बच्चे की सब कवर हो जाएगा ना, फिर नहीं, 60 से 70% आपका पार्ट कवर कर देगा, अगर आप प्रिपरेशन पहले से नहीं कीजिए। आपका अगर थोड़ा भी वीक है, आपका चीज़ें पता नहीं है कैसे पढ़ना है, बुक पढ़ नहीं सकते, समय नहीं है, उस समय भी ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से सब आइडिया लग जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्सन है, वहाँ से क्वेश्चन में अटैच किया हूँ, चार्ट डायग्राम के थ्रू है, आपको ईजी हो जाएगा। अमेजोन में और आपको इंस्टा मुझे दोनों में है, इंस्टा मुझे में आपको PDF मिल जाएगा, अमेजोन में आपको PDF नहीं मिलेगा, अमेजोन किंडल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन गेट में भी रिपीट हुआ था, गेट एक्सेल में 2024 में, और यहाँ पर भी रिपीट हुआ है 2024 CUT PG में। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन कैन ऑकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बोला कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ही तुम्हारा डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है। पहला स्टेटमेंट बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर, तो डिफरेंटली ऐसे तो आपका जीन होता है सेगमेंट, यहाँ पर आपका प्रोमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर जीन होता है। ऑपरेटर में आपका रिफ्रेसर बाइंड करता है, और प्रोमोटर में आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोला एनहांस रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन, डेफिनेटली इस सेगमेंट के बहुत दूर में कोई एक सेगमेंट होगा जो यहाँ पर आके रिक्रूट करेगा कोई प्रोटीन को, और इसको रेगुलेट करेगा जीन्स का आपके, तो ये भी सही बोला, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द DNA इन हेटेरोक्रोमैटिक रीजन। हेटेरोक्रोमैटिक रीजन मतलब आपको समझना पड़ेगा हेटेरोक्रोमैटिक रीजन क्या होता है और यूक्रोमैटिक रीजन क्या होता है। चलिए आते हैं यहाँ पर पहले, तो पहले डायग्राम को हम समझते हैं, आ जाओ। इसको इरेज करते हैं। तो यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है कंडेंस जंग DNA होता है, और जो यूक्रोमैटिन होता है वो एक्सेसिबल होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब मतलब mRNA बनाना फ्रॉम द जीन। DNA से mRNA बनाने को ट्रांसक्रिप्शन बोलता है, mRNA से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो रहा है। तो क्या करना है, ABC क्या है, ABC 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 BNC है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शियली करेक्ट है। क्यों पार्शियली करेक्ट क्यों बोला मैंने, क्यों मैंने इसको चूज नहीं किया, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो कंट्रोल होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो सिर्फ mRNA लेवल में नहीं होता है। सम टाइम वायरस क्या करता है, mRNA को आपका DNA में कन्वर्ट करता है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपका एक तरह का जीन एक्सप्रेशन होता है। बट ये चीज़ आपको तब पता होगा जब आपको ब्रॉड नॉलेज होगा इसके बारे में। तो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए, ये डे बायो से क्वेश्चन है। बोला है कि विच 2 एम्ब्रायनिक स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म द बाइलामिनर डिस्क। ये क्या होता है, चिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चिक डेवलपमेंट बायोलॉजी में पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत पता होगा कौन सा लेयर से क्या बनता है, नहीं बनता है। जर्म्स लेयर से उसका फेट क्या है, कौन कौन सा ऑर्गन बना रहा है, कौन सा जर्म, एक्टोडर्म क्या बना रहा है, मेसोडर्म क्या बना रहा है, वो पूरा आपका रट्टा फिक्सन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से भी आता है कि ये बोला है कि बनता है। तो ये बाइलामिनर जो डिस्क है आपको पता होगा, चिक डेवलपमेंट थोड़ा भी पढ़े होगा। तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है। कैसे डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो ये जो डायग्राम है, ये एपीब्लास्ट ऊपर वाला रीजन है और हाइपोब्लास्ट नीचे वाला रीजन है, और सेल्स यहाँ पर घूमता है और माइग्रेट करके आगे तरफ जानता है और ऐसे जाता है, ठीक है। हेंसन नोड बनाते हैं ऊपर से, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक होता है, इसी से आपका सब डेवलपमेंट होता है। सेल्स यहाँ पर मूव करता है, साइड में ऐसे चला जाता है। ये चिक डेवलपमेंट में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो बनता है आपका एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट से बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, रिवाइज कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। यहाँ से आसपास में क्वेश्चन पूछ सकता है, नोटो कोड बनता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये,
कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके बारे में पूछा गया कि फंक्शनल ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग द फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, क्यों मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस साइन द इंफ्रारेड लाइट ऑन द कंपाउंड एंड रिकॉर्ड द पोजीशन वेयर द लाइट ब्लॉक्ड बाय द कंपाउंड। सिर्फ लाइट को ब्लॉक करने के कारण आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है इंफ्रारेड में। उसके अलावा लास्ट बोला है कि साइज एंड शेप को पता कर सकते हैं कार्बन स्केलेटन ना। ये थोड़ा पार्शियली करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग NMR इस्तेमाल करते हैं, ना कि ये इंफ्रारेड। मैं बताऊंगा इसके बारे में। लास्ट एंड बोला व्हेन द इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉन्ड वाइब्रेशन, मतलब ये बॉन्ड जो है सी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उतना एनर्जी आप दीजिएगा तो वो पिक आपको रिकॉग्नाइज होगा। कैसे? ये देखो पिक, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग पिक आता है, अलग अलग पिक में एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और उसके बाद पिक देता है। और ये आपका 500 से लेकर 1000 आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है, जो जनरली यूजफुल नहीं होता इतना। और जो ये इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आर्किटेक्चर पता चलता है। एग्जैक्टली शेप स्ट्रक्चर पता करने के लिए NMR करना पड़ता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये टेक्निक होता है, आप थोड़ा इसको रिव्यू कर लीजिएगा। टेक्निक के बारे में पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, VNTR फिंगर प्रिंटिंग। यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहाँ मतलब उसी का एक वेरिएशन है जो क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह क्वेश्चन फिर से आ सकता है। तो आप टेक्निक के बारे में थोड़ा पढ़ के रखिएगा। और टेक्निक से अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपको अपनी वीडियो बना दूंगा। ठीक, नेक्स्ट, ये तो सबको पता होगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ का आपसे पूछा गया है, और ये सबको पता होता है कि पहले तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर डेथ फेज में चल जाता है। तो पहले तो आपका लैग फेज होता है, फिर लॉग फेज होता है, फिर स्टेशनरी फेज होता है, फिर डेथ फेज होता है। सबको पता होता है, इधर टाइम होता है, इधर आपका माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। ठीक है, लैग फेज में क्या होगा? लैग फेज बोला डाइंग सेल्स आर हायर देन द डिवाइडिंग सेल्स, नंबर ऑफ न्यू सेल्स इक्वल टू डाइंग सेल्स, एडोप्टेशन टू द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट एंड बाइनरी फिजन एट द मैक्सिमम रेट। तो एडोप्टेशन टू द न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट, ये जो पार्ट जो है ये लैग फेज का होगा। तो एक आपका 3, पहले आपको देखना है कौन सा सूटेबल हो रहा है सबसे। ठीक है, एक आपका 3 होगा लैग फेज। तो लैग फेज में A3 कहाँ कहाँ है? A3 यहाँ पर है। एग्जामिनर को पता है क्या, मैं यहाँ पर गलती कीजिएगा, इसलिए वो चीज़ इस तरह का पूछा जाता है। आपको थोड़ा भी पता होगा तो आप समझ जाएंगे। B का बोला है 4, चलो B का बोला है 4। लॉग फेज मैं जैसा बताया एक्सपोनेंशियल फेज है, यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स मिलेगा इस फेज में। अगर आप इस यहाँ से कल्चर को उठा के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा डिवाइडिंग सेल्स दिखेगा सिर्फ। ठीक है, तो बाइनरी फिजन इज द मैक्सिमम हेड। तो B का 4 बोला है, C का 2 बोला है। C का 2 मतलब स्टेशनरी फेज, नंबर ऑफ द न्यू सेल्स इक्वल टू डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से बहुत सारे घुमा फिरा के। यहाँ पर ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है। क्या हो सकता है? ग्रोथ मीडिया जो है वो उसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया, कम खाना है। स्पेस जो है उसका कमी हो गया, या कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन मतलब एक सेल दूसरे सेल को ग्रो करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ग्रो होगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, तो इसीलिए स्टेशनरी फेज होता है। और उसके बाद जब पूरा खाना खत्म हो जाता है, स्पेस नहीं मिलता है, हर एक बैक्टीरिया डोमिनेट हो जाता है, तो वो मरना शुरू होता है। ठीक, तो ये होता है मेन, इसका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछा है, बाद में पूछेगा और पूछते रहेगा। ठीक, चलो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो है वहाँ से पूछा है। ये थोड़ा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। 2 तरह का पाथवे होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव पाथवे। आपका वास्कुलर आपका डैमेज हुआ तो उसके बाद क्या होगा ये आपको रखना है। ये स्टेप अगर आपको याद है कि भाई प्रोथोमिनेज आता है, आप प्रोथोमिन आपका प्रोथोमिन बनता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन के पास जाता है और वो फाइब्रिन बनाता है। ये अगर आपको पता होगा तो बाकी आप कर लीजिएगा। कैसे? पीछे से शुरू करते हैं, आगे से नहीं पीछे से। ठीक है, पीछे से कैसे शुरू करना है कि पहले कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, क्योंकि यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट है। तो पहले तो A जो है सबका लास्ट में होगा, देखो A लास्ट में दे दिया, तो पीछे कुछ क्वेश्चन को आगे से नहीं पीछे से स्टार्ट करना है। अब इसके पहले कौन सा स्टेप हो सकता है? तो क्या हो, थ्रोम्बिन से आपका प्रोथोमिन से थ्रोम्बिन बनेगा, तो उसके कहाँ लिखा हुआ है? कोई जगह लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ द, देखो B। तो इसके बाद A के बाद होगा B, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर है? ये करेक्ट, ये गला गया, तो ये होगा स्टेटमेंट। कभी कभी क्वेश्चन पीछे से कीजिएगा तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आगे से कीजिएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके लिए मैं एक चार्ट दे दिया हूँ, ये टॉटरा का बुक से दिया हूँ, आप लोगों को भी मिल जाएगा। बायोस्कॉलर का जो प्लेटफॉर्म है, बायोस्कॉलर का ऐप मिल जाएगा आपको प्ले स्टोर में, और आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा thebioscholar.com। ठीक है, मैं आपको लिंक मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये भी एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। अब जूलॉजी का एग्जाम दीजिएगा तो एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चन तो पूछेगा ही। अब ये एनिमल फिजियोलॉजी क्या क्वेश्चन पूछा है कि 2 तरह का होता है, ईस्ट्रोल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल। तो ह्यूमन में तो ईस्ट्रोल साइकिल होता है, और जो आपका गाय फाय होता है वो लोग में ईस्ट्रोल साइकिल चलता है, जो आपका वहाँ पर हुआ एनिमल्स के खतरे में। तो पूछा है कि यहाँ पर जो साइकिल्स है वो क्या है, उसके ऊपर पूछा गया है।
पहले नीचे शुरू करते हैं, मोस्ट H2O साइकिल्स आर मच लॉन्गर ड्यूरेशन कंपेयर टू H2O साइकिल। क्या H2O साइकिल लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है? देखो यहाँ पर तो 5 दिन का दिखा रहा है, ये 28 डेज, मतलब H2O साइकिल ज़्यादा दिन के लिए होता है, स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोला सीजन एंड क्लाइमेट हैव ए लेस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द H2O साइकिल एंड दे डू ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर कोई भी इफेक्ट का कोई मतलब पड़ता ही नहीं, सबको पता है, तो ये गया। उसके बाद बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग द H2O साइकिल्स आर मच लेस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द H2O साइकिल, एंड देन ये भी गया। पहले वाला बोला है कि एंडोमेट्रियम सेड बाय द यूटेरस ड्यूरिंग द H2O साइकिल एंड इज रीअब्सॉर्ब, ठीक है, बट द सेड एंडोनियम इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल, ये सही बोला है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही, ये H2O और मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आप लोग जब सेमेस्टर में एग्जाम दीजिएगा तब भी पूछता है, अगर आप जूलॉजी से बैचलर्स किए हैं, और आपका एंट्रेंस में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। उसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ टोटरा का बुक से, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसके बाद आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है, ये कौन कौन सा स्टेज को रेगुलेट करता है, एंडोमेट्रियम लेयर जो है आपका यूटेरस में वो कैसे रेगुलेट होता है, और कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोला है कि कॉर्टिसोल अगर बढ़ेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा, क्या क्या बढ़ सकता है, मतलब कॉर्टिसोल कब रिलीज होता है, जब स्ट्रेस आपके पास होता है। और अभी तो लोग स्ट्रेस को एक बीमारी की तरह देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में, इसका बीमारी अभी टॉप पिक में चल रहा है, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग अकेला हो जा रहा है, लोगों को मॉडर्नाइज होना है, ग्लोबलाइज होना है, और फिर अकेला हो जा रहा है, तो इसके कारण कॉर्टिसोल का मार्केट बहुत वैल्यू ज़्यादा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ पर इसको मैं अगर हटाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मेटाबॉलिज्म में कैसे रोल प्ले करता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो बोला इट ऑल्सो अल्टर द इम्यून सिस्टम एंड रेस्पॉन्स एंड सप्रेस द डाइजेस्ट सिस्टम, ये एकदम करेक्ट है, ये कम कर देगा आपका, ई कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी स्ट्रेस में जाता है तो बॉडी क्या करते हैं, एनर्जी कहीं और से हटा के जो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए चीज़ें एनर्जी वहाँ पर लगाता है, समझ रहे हो। जिस लाइक देख मैं घर में कभी पैसे का दिक्कत होगा तो जो फालतू का खर्चा है वो कम कर देते हैं, और जो मेन काम है उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पर बॉडी में भी। तो पहला ई तो करेक्ट है, गलत कहाँ है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। इट इनिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, ना ये गलत है, क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट का प्रोडक्शन को कम नहीं करता है जनरली, ठीक है। हो सकता है उसका ECM प्रोडक्शन जो है वो कम कर सकता है, बट फाइब्रोब्लास्ट प्रोडक्शन कम नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट डी हो जो गलत है, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा ये, तो इसको होगा ABC और ई, 4 स्टेटमेंट, ठीक है। चलो यहाँ पर पढ़ लेना, रिविजन कर लेना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लाज्मिड मॉलिक्यूलर मतलब RDT से पूछा गया, रिकमेंडेड DNA टेक्नोलॉजी से। क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो सेल के अंदर अगर होगा और दोनों का अगर ओरिजिनल रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेटिव मेशिनरी रेप्लिकेशन जो होता है उसका मेशिनरी अगर सेम होगा, जैसे ये सेम बैक्टीरिया सेल के अंदर है और दोनों का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेम है, तो ये लोग क्या होगा, इसमें दिक्कत होगा, क्योंकि ये लोग एक सेम इनकॉम्पेटिबिलिटी ग्रुप में आता है, क्योंकि दोनों का मेशिनरी दोनों एक जैसे शेयर कर रहा है। इसमें क्या होगा कि एक सेल के अंदर, एक बैक्टीरिया के अंदर एक प्रकार जिसमें दोनों का मेशिनरी सेम हो, उस प्रकार का प्लाज्मिड एक साथ नहीं रह सकता, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने बोला है। इनकम्पेटिबिलिटी ग्रुप मतलब इनकम्पेटिबिलिटी ग्रुप में सेम काइंड ऑफ मशीनरी रहेगा, और डिफरेंट इनकम्पेटिबिलिटी ग्रुप में डिफरेंट और मतलब मशीनरी रहेगा, ठीक है, आपका रेप्लिकेटिव मशीनरी, जैसे DNA पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेस हो गया, ये सब। बोला प्लाज्मिड हैविंग द सेम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिलोंग टू द सेम इनकम्पेटिबिलिटी ग्रुप। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेम अगर हो तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेम ग्रुप में होगा, मैं जैसा अभी बताया आपको। प्लाज्मिड हैविंग डिफरेंट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिलोंग टू द सेम इनकम्पेटिबिलिटी ग्रुप, नहीं ये गलत है। उसके बाद प्लाज्मिड ऑफ द सेम इनकम्प्लीटी ग्रुप आर कॉम्पिटेबल, नहीं ये भी गलत है। प्लाज्मिड ऑफ द सेम इनकम्प्लीटी ग्रुप आर इनकॉम्पिटेबल, एग्जैक्टली। तो ये दो स्टेटमेंट गलत है, मतलब सही है ए और डी कहाँ है, यहाँ है, बाकी स्टेटमेंट गलत हो गए। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर चिपका भी दिया एक स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा कि कभी क्या कहना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांजिशन जोन से बायो रिजर्व में, तो क्या पूछा यहाँ पर क्वेश्चन, बोला है कि आपका जो बायो रिजर्व होता है उसमें 3 जोन होता है, आप लोगों को पता होगा क्या 3 जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक बफर जोन होता है, कोर जोन होता है। तो कोई भी बायो रिजर्व में जाइएगा वहाँ पर एक कोर रीजन होता है जहाँ पर किसी को अलाउ नहीं करता है, किसी को घुसने देगा। एक होता है बफर जोन, जहाँ पर क्या होता है लोग आते हैं, रिसर्च करते हैं, एजुकेशन पर्पस में डाल सकते हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं ना वो बाहर की तरह में जनरली उसको अलाउ किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायो buffer zone surround the core allowed limited human activity like research and education, and transition zone is the outermost zone where the human activities like agriculture, settlement, sustainable development are allowed। तो ये बोला है कि ट्रांजिशन जोन कौन सा होगा, तो आउटर मोस्ट जोन ऑफ द बायो रिजर्व होता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों का गलती नहीं होगा। फिर बोला है माइग्रेटरी जो स्पेसिस होता है पोस्ट स्पेशल रिजर्वेशन चैलेंजेस, कि जो
जैसे कोई ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, आप कोई भाई इंडिया से है, वो आप अफ्रीका में चला गया, उसके लिए तो वीज़ा चाहिए नहीं, हो तो ऐसे उड़ के चला जाएगा। अब उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए पैसा भी नहीं चाहिए, वो कहीं भी उड़ के कहीं भी जा सकता है, उसके पास पंख है। आपके पास भी होगा तो आप भी उड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है कि इसको मतलब डिफिकल्टीज क्या है, अगर इसको कंजर्व करना चाहूँगा क्या डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। तो भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, एक उसका स्थल तो है नहीं, ठीक है, ट्रांजिएंटली इधर उधर घूमते रह रहा है। दे आर एंडेमिक एंड दे आर स्पेसिफिकली ससेप्टेबल टू हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, तो रहने का तो दिक्कत है ही नहीं, आज यहाँ है कल उधर है। देयर कंजर्वेशन में रिक्वायर इंटरनेशनल कॉपरेशन व्हेन दे आर रिक्वायर हैबिटेट इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ ये सही बोला है, क्योंकि आपका कंट्री का रूल्स रेगुलेशन अलग है, दूसरे कंट्री का रूल रेगुलेशन अलग है। अगर ये चिड़िया को बचाना है तो दोनों के साथ कोलैब करके काम करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बाकी स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर टाइप नहीं है, सिंगल है, तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, चलते हैं। यहाँ तक ही था लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं अपलोड करते रहूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाकी सर वीडियो की तरह इस बार भी प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।